प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध रंग विज्ञान की बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद एवं लिंग भेद संबंधी मुद्दे फेमिनिज्म एंड जेंडर इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, शीत युद्धोत्तर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नारीवादी उपागम पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इन उपागमों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैश्विक शक्ति संबंधी संबंधों के अध्ययन प्रक्रिया में लिंग जेंडर को प्रमुख सैद्धांतिक यंत्र के रूप में वैकल्पिक विश्व व्यवस्था की रचना के औजार के रूप में प्रस्तुत किया है। नारीवादी उपागमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु एवं प्रमुख मुद्दों जैसे युद्ध, संघर्ष, राजनय, अंतर्राष्ट्रीय विधि, व्यापार वाणिज्य का वैश्विक विस्तार, राज्य बाजार व्यवस्था, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार, शरणार्थी समस्या, आणविक प्रतिरोध, विश्व शांति आदि को महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी उपागमों के बढ़ते बाहुल्य का एक प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों की बढ़ती हुई संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1975 से 1985 तक को महिला दशा घोषित करना तथा 75 से 1995 के वर्षों में विश्व स्तर पर 4 अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों के आयोजनों ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय परिधि में ला दिया। यही कारण है कि आज फेमिनिज्म पर जोर दिया जा रहा है, नारीवादी अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश और विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया में लैंगिक असमानता एवं अन्याय अत्याचार को अनवरत रूप से उजागर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो कि जैकी ट्रू ने स्कॉट ड्रेसिल एडिशन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पैलग्रेव 2001 में लिखा है। ए फर्स्ट जनरेशन के फेमिनिस्ट स्कॉलर इन IR provide many of the conceptual tools for revising IR, and record generation of feminist scholars in IR have successfully applied gender analysis to a range of Cold War international issues including security, foreign policy, nationalism, ethics, human rights, globalization, and democratic transition. However, the challenge remains to integrate a gender perspective into the mainstream study of international relations, and above all to move feminism from the margin to the center of conversation in international relations. महिलावाद नारियों के अधिकारों की पैरवी करता है। इसके अनुसार पुरुषों की अपेक्षा नारी सदा आगम हानि की स्थिति में रही है तथा पुरुष प्रधान व्यवस्था सामाजिक संरचना का एक रूप है जिससे महिलाएं पुरुषों के प्रभुत्व में तथा उनके द्वारा शोषित होती रहती है। पुरुष प्रधान व्यवस्था में सामाजिक और शक्ति संबंधों का आधार होता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर प्रभुत्व एवं नियंत्रण यह परिवार, राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं और संरचनाओं में पाया जाता है। महिलावादी विद्वानों का कहना है कि शक्ति संबंधी लिंग आधारित जेंडर बेस्ड जो होते हैं, महिलावादी विद्वानों का कहना है कि शक्ति संबंध लिंग आधारित होते हैं। वास्तव में शक्ति की अवधारणा को पुरुष गुणों से संपन्न माना गया है। वास्तव में शक्ति की अवधारणा को पुरुष गुणों से संपन्न माना गया है। शक्ति से अभिप्राय उस क्षमता से है जिसके द्वारा पुरुषों को प्रभावित किया जा सकता है। जिनके पास शक्ति नहीं होती, विशेषकर संघर्ष के संदर्भ में, उन्हें नपुंसक कहा जाता है तथा उनकी शक्तिहीनता को नारी शक्ति से संबंध माना जाता है। पुरुषों को स्वभाव से नेतृत्व के योग्य माना जाता है तथा महिलाओं को तभी नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है जब वे शक्ति की पुरुषोचित अवधारणा स्वीकार कर लें। इतिहास इस बात का साक्षी है
कि शक्ति के लिए सदा असमान संघर्ष हुआ है, जिसमें पुरुषों ने नियंत्रण स्थापित किया और महिलाओं को अधीन दर्जा दिया गया। राजनीति के सिद्धांत तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुरुषों को केंद्रीय भूमिका प्रदान करते हैं तथा महिलाओं को राज्य व्यवस्था में गौण स्थान दिया जाता है। समुचित इतिहास में पुरुष अवधारणा को शक्ति की अवधारणा से संबद्ध किया गया है। महिलावादी चिंतक इस धारणा को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार राज्य के पारंपरिक सिद्धांत वर्णनात्मक हैं और पुरुष प्रधान संरचना का समर्थन करते हैं। राज्य ने पुरुष के वर्चस्व को शासकीय व्यवस्था के शीर्ष पर सुनिश्चित किया तथा राज्य की संरचना में बल प्रयोग की संस्थाओं जैसे कि सेना और पुलिस में अनुपात से कई अधिक संख्या पुरुषों का वर्चस्व कायम किया। महिलावादी विद्वानों ने राज्य और नारी के संबंधों की व्याख्या करते हुए नारी और राष्ट्र के संबंधों का विवेचन भी किया है। महिलावादी लेखकों में जैसे युवाल डेविस, अंथियास जयवर्धने तथा सिंधिया एनेलो ने जातीय तथा राष्ट्रीय पहचान को लिंग से जोड़ा है। उन्होंने दर्शाया कि महिलाएं जातीय एवं राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार से भूमिका निभाती हैं। युद्ध और संघर्ष के समय राष्ट्र की जन्मदात्री के रूप में नारी की भूमिका पर विशेष बल दिया जाता है। नारियां राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार करती हैं तथा बच्चों का नागरिकों के रूप में समाजीकरण करती हैं। नारियां राष्ट्रीय संस्कृति, पारिवारिक परंपराओं तथा स्थानीय धर्म की रक्षक होती हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा को लिंग से संबंधित किया गया है। देश प्रेम को मातृत्व का प्रतीक कहकर नारी को सामूहिक पहचान की धरोहर बताया जाता है। कई बार राष्ट्र को नारी के शरीर के रूप में पेश किया जाता है। नारी को राष्ट्र की माता का स्थान दिया जाता है, तब राष्ट्रीय अंतर प्रकट होता है। महिलावादी विद्वानों का मत तर्क है कि जब महिलाएं राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन जाती हैं तब वे राष्ट्रीय संघर्ष में प्रेरणा स्रोत के रूप में देखी जाती हैं। मध्यकालीन भारत में युद्ध के लिए जाने वाले पुरुषों को नारी तलवार हाथ में दिया करती थी, जो उसके शौर्य का प्रतीक माना जाता है। महिलावादी युद्ध को लिंग संबंधी क्रिया मानते हैं। युद्ध सभी व्यक्तियों को लिंग का बोध कराता है, चाहे वे सैनिक हो या न हो। पुरुष और महिलाएं दोनों युद्ध से पीड़ित होते हैं, परंतु समानता के आधार पर नहीं। महिलावादी कहते हैं कि युद्ध लिंग संबंधों की पुनर्संरचना करता है। युद्ध में नारी की पहचान लिंग राजनीति से होती है। वे राष्ट्र की माताओं के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। उनके द्वारा राष्ट्र के साथ संबद्ध हो जाते हैं। आधुनिक युद्धों के 75% से अधिक हताहत होने वाले सैनिक होते हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं तथा बच्चे होते हैं। इतिहास साक्षी है कि लगभग सभी युद्धों में महिलाओं के विरुद्ध यौन संबंधी अपराध किए गए। युद्धों में विभिन्न संप्रदायों के मध्य संघर्षों में तथा जातीय संघर्षों में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध, विशेषकर बलात्कार, उनको शत्रु समझकर उन्हें दंडित करने के लिए किए जाते हैं। चाहे वह 1947 का भारत का विभाजन हो या 1973 में बांग्ला महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा किए गए अत्याचार, या फिर 1990 में बोस्निया की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, सभी में महिलाओं को निशाना बनाया गया। इस प्रकार नारी के शरीर को शत्रु की संपत्ति मानकर उसके विरुद्ध यौन अत्याचार मनोज्ञान यातना का प्रतीक होता है। इस प्रकार महिलाएं युद्ध एवं संघर्ष में सर्वाधिक पीड़ित पक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग तथा शरणार्थी आयुक्त के अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग विस्थापित शरणार्थियों में 70 से 80% महिलाएं और बालक होते हैं। अल साल्वाडोर एवं वियतनाम युद्धों में लगभग 80% वनस्पति नष्ट हो गई। अतः भोजन एवं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महिलाओं को अभूतपूर्व कष्ट सहने पड़े। खाड़ी युद्धों तथा इराक पर लगाए प्रतिबंधों ने भी महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्य विशेष नीतियों के कारण ऐसा पीड़ित अवस्था में पहुंचा दिया।
नारीवाद अथवा महिला शक्तिवाद, फेमिनिज्म। बीसवीं सदी की एक विलक्षण विशेषता महिला शक्तिवाद का उभरता स्वरूप है। आज यह एक सिद्धांत और संगठन का ढांचा तैयार करने में प्रयत्नशील है, तथापि एक सशक्त आंदोलन के रूप में उसकी संभावित संभावनाएं उज्ज्वल है। महिला शक्तिवाद को विकास की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है, उदार महिलावाद और उग्र महिलावाद। उदार महिलावाद क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि उग्र महिलावाद क्या है। उदार महिलावाद शब्द बंद का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी में 19वीं सदी के 8वें दशक में किया गया। उसका जोर पुरुषों के समान महिलाओं के कानूनी राजनीतिक अधिकारों से था। इस वर्ग में जॉन लॉक, जे.एस. मिल, चार्ल्स फूरियर, मार्क्स एंजल के विचारों को रखा जा सकता है। प्रारंभिक महिलावाद की शुरुआत जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों अवधारणा से होती है। मेरी वुllstonecraft ने सन 1792 में विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमन पुस्तक लिखी। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन पुस्तक लिखी, जिसमें नारी के संबंध में सभी परंपरागत धारणाओं का खंडन करते हुए उसे पुरुषों के समकक्ष बताया। चार्ल्स फूरियर ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए ऐसे परिवार एवं स्त्री पुरुष संबंधों का चित्र खींचा जिसमें दमन और अन्याय नहीं होगा। सन 1669 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में जे.एस. मिल ने अकाट्य तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया। मिल के अनुसार यह तर्क की प्राचीन काल से पुरुष स्त्री का स्वामी होता आया है, इसलिए स्त्री को अब उसकी अधीनता से रहना चाहिए, और भी गलत है क्योंकि इतिहास के इन खंडरों का भविष्य के साथ कोई तालमेल नहीं है। अमेरिका की पार्किंसंस गिलमैन ने 1898 में प्रकाशित अपनी कृति विमेन एंड इकोनॉमिक्स में बताया कि नारी को पुरुषों ने परिवार की अविवेकपूर्ण जेल में बंद बनाकर उसे मानव सभ्यता विकास में योगदान करने से वंचित कर दिया। एंजल्स के अनुसार आर्थिक शक्ति पुरुष की मुट्ठी में बंद रहती है। परिवार न कि विवाह असली बाधा है। साम्यवादी क्रांति के बाद निजी संपत्ति समाप्त हो जाती है और घर की देखरेख और शिशु पालन समाज द्वारा किया जाएगा। ब्रूवोयर बेटी फ्रीडम जैसे लेखकों ने आगे चलकर महिला आंदोलन को प्रखर बनाया। फ्रीडन ने लैंगिक समकक्षता को पुरुष जाति एवं समाज की भलाई के लिए आवश्यक बताया। शिक्षा एवं संचार माध्यमों को लोगों के विचारों को बदलने की भूमिका निर्वाह करने का आह्वान किया। नारीवाद के दूसरे चरण की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि नारीवादी विचारकों ने स्थापित राजनीतिक धारा से आगे जाने का साहस किया। पहली बार लिंग भिन्नता महिलावादी राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु बना। उदारवादी एवं समाजवादी विचारकों ने समाज में महिला की स्थिति पर प्रकाश डाला, किंतु वे स्पष्ट रूप से ये नहीं बता सके कि वे लिंग सामाजिक विभाजन का मूल कारण है। 1960 और 70 के दशक में नारीवादी आंदोलन ने बताया कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र और यहाँ तक कि हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। यह अन्वेषण साइमन डी बुआ के नेतृत्व में हुआ, जिसे इवा फिगिस और जर्माइन ग्रीर जैसे उग्र नारीवादी विचारकों ने आगे बढ़ाया। फिंगिस ने पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स में कहा, पितृसत्तात्मक मूल्य और विश्वास
समाज के मूल्य, संस्कृति, दर्शन, नैतिकता एवं धर्म में व्याप्त हैं। द फैमिली फ्रेंच में गिरिन ने बताया कि महिलाएं एक की निश्चित लैंगिक भूमिका में ढाल दी गई हैं, जिससे उनकी वास्तविक लैंगिकता का दमन हो गया है। इस प्रकार लैंगिक दमन उग्र नारीवाद की प्रमुख विशेषता है। इसे अमेरिका के केट मिलिट और कनाडा की फायरस्टोन ने एक विस्तृत सिद्धांत के रूप में प्रदान किया। उग्र नारीवाद विचारकों के अनुसार लैंगिक दमन समाज की मूल आवश्यकता है और अन्याय के दूसरे रूप जैसे वर्ग संघर्ष, वर्ग शोषण, प्रजाति घृणा आदि द्वितीयक हैं। सैमुअल पॉलिटिक्स में मिलेट ने प्रतिष्ठात्मक को एक सामाजिक नियंता के रूप में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे में व्याप्त बताया और प्रत्येक ऐतिहासिक समकालीन समाज, यहाँ तक कि सभी वर्ग, सभी प्रमुख धर्मों में पाया जाता है। मिलेट ने प्रस्तावित किया कि चेतना के विकास द्वारा प्रतिष्ठता को चुनौती दी जा सकती है। फायरस्टोन ने द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स में लिखा कि लिंग भिन्नता सिर्फ सामाजिक अनुरूपण द्वारा पैदा नहीं होता, बल्कि जैविक मामला है। महिलाओं द्वारा पुरुषों का लालन पालन करने की क्षमता ने ही प्राकृतिक श्रम विभाजन को जन्म दिया। इसके बावजूद फायरस्टोन ने स्वीकार नहीं करती है कि प्रतिष्ठात्मक व नारी प्रतिसत्ता प्राकृतिक और असंभावी है। उसके अनुसार महिलाएं गर्भधारण और बच्चों के जन्म, उसके पालन पोषण से छुटकारा पाकर वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त कर सकती है। उपयुक्त मतभेदों के बावजूद मिलेट और फायरस्टोन दोनों स्वीकार करते हैं कि मानव प्रकृति में अनिवार्य रूप से स्त्री पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि लैंगिक असमानता प्राकृतिक है तब पुरुष सत्ता पुल्लिंग में स्वयं मौजूद है, अर्थात पुरुष द्वारा शारीरिक और मानसिक दृष्टि से नारी दमन स्वाभाविक है। एक वाक्य में कहें तो नारी पुरुष नारी का शत्रु है। ये विचार नारी अलगाववाद की ओर जाता है। अगेंस्ट और बिल में सुसान ब्राउन मिलर ने जोर देते हुए कहा है कि पुरुष शारीरिक मानसिक योग्य शोषण द्वारा महिला पर प्रभुत्व स्थापित करता है। ब्राउन मिलर के अनुसार पुरुष बलात्कार करता है, जबकि उससे ऐसा करने की जैविक क्षमता है। जो पुरुष ऐसा नहीं करते वे महिलाओं उनके प्रति व्याप्त भय और चिंता से लाभ उठाती है। इस प्रकार लैंगिक समानता सहयोग असंभव है, क्योंकि पुरुष और महिलाएं के दमन अवश्य सम्मिलित होता है। इसी कारण राजनीतिक समलैंगिकता के विचार का विकास हुआ। उसके अनुसार महिलाएं या तो अविवाहित रहे या समलैंगिकता का वर्णन करें, तभी पुरुषों के दमन से बच सकती है। जैसा कि टी ग्रास आर्किंसन ने कहा, महिलावाद सिद्धांत है, समलैंगिकता का प्रयोग है। इसी तरह समाजवाद और समलैंगिकवाद ने महिला आंदोलन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। फिर भी महिलाएं विचारों का विश्वास है कि लैंगिक समानता व स्त्री पुरुष सहयोग का लक्ष्य अलैंगिक लिंग भेद रहित समाज में प्राप्त करना संभव है। लिंग विशेष की वरीयता का कारण राजनीतिक न होकर व्यक्तिक है। धन्यवाद।